बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट किया था और उसके बाद हम इसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते आ रहे थे। तो लास्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, जिसमें हमने पढ़ना था कि इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि अगर आप कोई रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंच चुका, अब आप क्या करते हैं, आप उस मिक्सचर में कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो उस पे कैटलिस्ट के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सबसे इजी चेंजेस में जो सबसे इजी चेंज है वो कैटलिस्ट का ही होगा, या सिंपल मैं ये भी कह सकता हूँ कि देयर विल बी नो चेंज। कैसे, किस तरह, आइए इसे डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई रिएक्शन जिसमें कोई रिएक्टेंट्स ए और बी मिलते हैं, और रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तो इनके मिलने से जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे दैट इज सी एंड डी। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि ए और बी एज रिएक्टेंट मिले और इनके मिलने से जो प्रोडक्ट्स बने दैट इज सी एंड डी। अब रिएक्शन आपने देखा, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने बार बार ये बात की कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट गोल क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन करनी है। चाहे वो रिएक्शन के स्टार्ट में मिल जाए, चाहे वो लास्ट में जाके मिले, चाहे वो मिड में कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाए। स्टार्ट में इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलने का मतलब यही है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ, रिएक्टेंट्स बड़े कम प्रोडक्ट्स बने और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। लास्ट का मतलब ये कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ, सारे के सारे रिएक्टेंट्स तकरीबन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने वाले थे कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। और एवरेज या मिड का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स। अब आपने कैटालिस्ट ऐड कर दिया किसमें जी, रिएक्शन मिक्सचर में। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कैटालिस्ट does not affect, कैटालिस्ट इफेक्ट नहीं करता। किसे इफेक्ट नहीं करता? स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अभी तक हम दो बातें डिस्कस करते आ रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन और एक इक्विलिब्रियम वैल्यू। मैं लास्ट में अपनी सारी बातों को समराइज भी करूंगा कि हमने इन सारे चेंजेस में सीखा क्या। तो कैटलिस्ट जो है ना तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है, और ना ही ये चेंज करेगा किसे, इक्विलिब्रियम वैल्यू को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कैटलिस्ट ना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करेगा और ना ही ये चेंज करेगा किसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को या वैल्यू ऑफ केसी। ना तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज किया, ना ही इक्विलिब्रियम की वैल्यू को चेंज किया। तो एक्चुअली कैटलिस्ट ने किया क्या? तीन बातें आपने याद रखनी है। कैटलिस्ट जब आप ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, मैं यहाँ पे तीनों बातें लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बताना है कि कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्सिबल दोनों जो रिएक्शंस हैं इनके रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इंक्रीजेस, या पूरी बात लिख देते हैं कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस किसे जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसका मतलब अगर दोनों रिएक्शंस के रेट इंक्रीज होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी जल्दी कंप्लीट होगा, रिवर्स रिएक्शन भी जल्दी कंप्लीट होगा। इसका मतलब स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये कैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इंक्रीज करता है, मैं यहां पे लिखूंगा बाय लोअरिंग एक्टिवेशन
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स डीकम्पोज हो रहे हैं रिएक्टेंट में। कैटलिस्ट क्या करेगा, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को भी लो करेगा और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को भी लो करेगा। स्टूडेंट्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये आप ना लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में ही लास्ट चैप्टर में जाके सीखेंगे आप लोग, लेकिन आपकी आसानी के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टेंट्स को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रिएक्ट करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी आपको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, कम कर देता है, यानी कि अब आपको एनर्जी कम देनी पड़ रही है, यानी कि रिएक्टेंट्स जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स जल्दी रिएक्ट वापस आ रहे हैं रिएक्टेंट्स में, ठीक है। और तीसरी बात आपने यहाँ पे बता देनी है कि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, कैटलिस्ट मैकेनिज्म को भी चेंज कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चेंजेस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये क्या करता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म भी चेंज कर देता है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैकेनिज्म आप लोगों ने सीखा भी है कि किन स्टेप्स में या व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, कि किस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको घर से नमाज के लिए मस्जिद के लिए जाना है और एक रास्ता छोटा वाला है और एक रास्ता ज़रा काफ़ी लंबा वाला है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप ज़्यादा लंबा वाला रास्ता चूज़ करेंगे तो मैकेनिज़्म ज़्यादा था, और अगर छोटा वाला रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो मैकेनिज़्म कम हो गया, ठीक है। तो इसी तरह किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं होता, देयर आर डिफरेंट वेज टू कंप्लीट अ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट जब आप ऐड करते हैं तो जो केमिकल अंदर रिएक्शन हो रहे थे उन केमिकल्स का आपस में मिलने का ट्रैक चेंज हो जाता है। हम कहते हैं जी मैकेनिज्म चेंज हो गया, मैकेनिज्म चेंज हो गया तो सम टाइम रिएक्शन इजीली कंप्लीट होते हैं, सम टाइम जो है वो रिएक्शंस को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो खैर हम कौन सा ट्रैक लेना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, हम उस तरह का ही कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, मैकेनिज्म भी चेंज कर देता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी। तो ओवरऑल अगर मैं सारे जो हमने पढ़े चेंजेस, कंसंट्रेशन का चेंज पढ़ा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज पढ़ा, टेम्परेचर चेंज पढ़ा हमने, फिर कैटलिस्ट का इफेक्ट देखा, तो इन सब को अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल समराइज करना चाहूँ तो हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम चेंज लिखेंगे, ये बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप अपने तौर पे इसे याद रखिएगा। यहाँ पे हम बेटे चेंज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी वैल्यू ऑफ केसी। ले जी, एक छोटा सा टेबल हम बना लेते हैं और जो भी हमने सारा सीखा अभी तक उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इस टेबल में डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंजेस हमने पढ़े, सबसे पहले कंसंट्रेशन के चेंज को हमने डिस्कस किया। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख दूंगा जी कि कंसंट्रेशन का चेंज था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि कंसंट्रेशन, कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा और वैल्यू ऑफ केसी पे क्या इफेक्ट आएगा। दूसरा जो हमने चेंज पढ़ा था प्रेशर एंड वॉल्यूम। तीसरा हमने चेंज पढ़ा था टेम्परेचर, एंड लास्ट वन इज कैटलिस्ट। ये कुछ हमने चेंजेस डिस्कस किए थे। हम क्या करते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है बस, लेकिन जो वैल्यू ऑफ केसी है ये क्या रहती है जी, कांस्टेंट रहती है, इसमें चेंज नहीं आता। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज करते हैं
तो सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ केसी है ये क्या रहती है, कांस्टेंट। जी, हमने लास्ट टॉपिक में टेम्परेचर पढ़ा था। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज होगी और केसी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन आज जो हमने कैटालिस्ट का चेंज पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन और वैल्यू ऑफ केसी। इसका मतलब कैटालिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, और वैल्यू ऑफ केसी भी क्या रहती है जी, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करते हैं, या टेम्परेचर या कैटलिस्ट चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन या केसी की वैल्यू पे क्या फ़र्क आएगा। अब हम कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सीखेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन की। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक होगा आज का, दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस of equilibrium constant. Of equilibrium constant Kc। ले जी, नेक्स्ट हमारा जो आज का मेन टॉपिक है दैट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब ना इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम दो ही एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, एक प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हार्बर प्रोसेस और दूसरी जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ SO3। तो सबसे पहले हम इसकी जो पहली एप्लीकेशन है स्टार्ट करेंगे जी हार्बर प्रोसेस से। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इसका फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज हार्बर प्रोसेस। स्टूडेंट, हार्बर प्रोसेस क्या है या किन्होंने ये प्रोसेस डेवलप किया, इंट्रोड्यूस करवाया? ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था हार्बर ने इन 1933। जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हार्बर। इन्होंने क्या किया 1933 में, वैसे ईयर याद रखना ज़रूरी नहीं है, इनसे रिलेटेड कभी MCQs या क्वेश्चन नहीं आते। 1933 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ये हार्बर प्रोसेस। कि किस तरह से आप अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीखेंगे क्या, हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। जी, ये तीन बातें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए फॉर MCQs कि हम इस प्रोसेस में सीखने क्या चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हार्बर प्रोसेस आपको यहाँ पे एक्चुअली एप्लीकेशन सिखाई जा रही है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ज़रा मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन सिखाई जा रही है।
आपको ओवरऑल हार्बर प्रोसेस नहीं सिखाया जाएगा यहाँ पे कि किस तरह से आप हार्बर प्रोसेस से अमोनिया कैसे बनी, हाइड्रोजन कहाँ से ली, नाइट्रोजन कहाँ से ली, ये सारी हमारी डिस्कशन नहीं है। अभी हमारी डिस्कशन क्या है कि अमोनिया को प्रिपेयर करना, ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी कोई केसी वैल्यू भी होगी। तो हम किस तरह से केसी वैल्यू की मदद से जो हमारी जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए हम जो मैक्सिमम यील्ड को मैक्सिमम करने के वेज होंगे, हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे अभी। तो डिस्कशन ये थी कि हम यहाँ पे हार्बर प्रोसेस नहीं सीखेंगे, हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में किस तरह या किन कंडीशंस पे हम मैक्सिमम यील्ड ले सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। हार्बर प्रोसेस से अगर आप अमोनिया बनाना चाहते हैं तो हम करते क्या हैं, रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन का, किसके साथ जी, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और जब इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं दैट इज अमोनिया विच इज NH3। टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, और इसके साथ साथ आपने इस रिएक्शन में जो है वो कैटालिस्ट भी बताना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है जी कि 200, या आप इसे इस तरह लिखेंगे कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर हम लेते हैं जी कितना, 200 to 300 ATM प्रेशर, और कैटालिस्ट भी हम यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट क्या होगा उसे लास्ट में देखेंगे भी। इक्वेशन को सबसे पहले तो बैलेंस कर लें। 3H2 3 यूनिट अगर हाइड्रोजन के होंगे तो हमारे पास 2 यूनिट बनते हैं अमोनिया के, ठीक है। ये है हार्बर प्रोसेस की मदद से अमोनिया बनाना। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने देखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है। इसके लिए आप इस रिएक्शन की डेल H की वैल्यू देखेंगे। तो अगर आप इस रिएक्शन की डेल H की वैल्यू देखेंगे तो -92.46 किलो जूल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डेल H आपके पास इक्वल होगा -92.46 किलो जूल। ये जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ज़रा इन्हें आपने गौर से देखते जाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ भी चलेंगे। अब इस रिएक्शन को ज़रा गौर से देखिएगा। इस रिएक्शन में ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स कितने बन रहे हैं जी, 4। मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या है, 4 है। ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे तो ये आपके पास कितने हैं जी, 2 है। इसका मतलब यहाँ पर पहली बात ये हुई कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस केस में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हैं वो क्या है, ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। ये कुछ बातें आपने ज़हन में रखनी है और इन्हीं बातों के ऊपर नेक्स्ट हम आगे कुछ एप्लीकेशन भी आएंगी, वो साथ साथ देखते जाएंगे। अभी तक मैंने कहा कि हार्बर प्रोसेस क्या है, ये उसकी केमिकल इक्वेशन लिखी, और मैंने कहा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतनी डेल H जो है वो इतनी हीट इवॉल्व होगी। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मैंने बात की। अब इंडस्ट्रियली हम ये चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम यील्ड मिले। नई बहस में लेके आगे चल रहा हूँ कि इंडस्ट्रियली हम ये चाहते हैं कि हमें जो यील्ड है, जो अमोनिया बन रही है, ये हमें मैक्सिमम मिले। तो किस तरह से हम अपनी यील्ड को मैक्सिमम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेज
टू मैक्सिमाइज यील्ड, कि किस तरह से आप यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमने उन वेज को यहाँ पे डिस्कस करना है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये हम एक नेक्स्ट अब डिस्कशन की तरफ चल रहे हैं। तो देयर आर 3 वेज टू मैक्सिमाइज यील्ड। पहला तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कॉन्टिन्यूअल विड्रॉल ऑफ अमोनिया फ्रॉम मिक्सचर, continual withdrawal of NH3 from mixture कब, after regular interval। पहली बात तो ये, इससे क्या होगा, यील्ड मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट्स ये ना जो आपने चेंज इन कंसंट्रेशन पढ़ा था ना, ये बिल्कुल वही बात यहाँ पे हो रही है। आप ज़रा रिएक्शन को देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हुई। अब क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि दोबारा से प्रोडक्ट्स बने और उतने प्रोडक्ट्स बन जाएं कि दोनों के दरमियान दोबारा से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमोनिया को कॉन्टिन्यूअली विड्रा करते रहेंगे, निकालते रहेंगे बार बार, तो इसका मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा, ज़्यादा अमोनिया बनती रहेगी। अब ना अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे निकालेंगे अमोनिया को। देखिए होता क्या है, मैं सिर्फ छोटा सा एक जो है ना प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करूँगा कि ये जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और अमोनिया भी मौजूद है, आप क्या करते हैं, आप उसे कंडेंसर्स में भेजते हैं। कंडेंसर में ये जो तीनों गैसेस हैं इनका टेम्परेचर कम होता है, तीनों गैसेस का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब जो अमोनिया है ना, हमें पता है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट 33.7, जिसे आप 34 भी कह सकते हैं, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर भी कम होता है और टेम्परेचर कम होते होते ये टेम्परेचर 33.7 या 34 के करीब आता है, तो अमोनिया जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि इस तरफ आपके पास लिक्विड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ अमोनिया। और ये जो गैसेस हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, सॉरी बहुत कम है। तो इसका मतलब इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर करना पड़ेगा इनका। अब आप कहेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट की बात क्यों हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, और अगर कोई गैस है आप उसका टेम्परेचर कम करते करते उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ले आए तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो तीनों गैसेस थी, आपने कंडेंस किया, कंडेंस करते करते जब अमोनिया का टेम्परेचर 34 के करीब होगा तो अमोनिया लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट होती जाएगी, अमोनिया सेपरेट होगी, यानी कि आपने मिक्सचर में से अमोनिया को विड्रॉ कर लिया। बाकी रह गई ये गैसेस, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, आप इनके बॉइलिंग पॉइंट तक इजीली नहीं पहुंच सकते, तो आप इन्हें वापस कंडेंसर में भेज देते हैं ताकि जो बची हुई अमोनिया जो कंडेंस नहीं हो सकी वो भी कंडेंस हो गया एज लिक्विड अमोनिया वापस आती रहे। तो इस तरह से आप अमोनिया को यहाँ से कंटिन्यूली विड्रॉ कर लेते हैं, और दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी जो है ना वो चेंज इन कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट आगे आ जाते हैं जी, सेकंड मेथड क्या है यील्ड को मैक्सिमम करने का। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। और अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपने चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम भी पढ़ा हुआ है। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल कम है, आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट वाली साइड पे जाता है और ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं,
ठीक है। तीसरा जो मेथड है दैट इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, बाय, मैं यहां पे लिख देता हूं, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप क्या करते हैं, आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। रिएक्शन, इसका फॉरवर्ड स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है। मैंने कहा था इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक। तो जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बढ़ेगा, यानी कि फॉरवर्ड स्टेप में रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड प्रोसेस में, और ज़्यादा आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये आपके पास 3 तरीके हैं यील्ड को मैक्सिमम करने के। अब आपके पास ना बुक में ज़रा एक टेबल बना हुआ है, ज़रा उस टेबल को आप लोगों ने पहले देखना है और फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने कहा जी टेम्परेचर डिक्रीज़ कीजिए और आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैक्सिमम होते जाएंगे। अब ज़रा बुक पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक टेबल नज़र आएगा पेज नंबर 227 पे, और इस टेबल में वो कहता है जी कि जब टेम्परेचर बहुत कम था, 200 था, तो यील्ड आपके पास मैक्सिमम थी। अगर आप देखेंगे 10⁻⁻15 में है। आप टेम्परेचर बढ़ाते गए 800 तक ले आए तो यील्ड कम होते होते 10⁻⁻2 में चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिल रही हैं कब, जब टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। अब डिस्कशन को और आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं ग्राफिकली। अब जरा स्टूडेंट्स आप लोगों ने गौर करना है, अब इसी डिस्कशन को ना मैं ग्राफिकली डिस्कस करूंगा कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर कम करें तो यील्ड किस तरह चेंज होगी। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे बिटवीन टेम्परेचर एंड परसेंटेज यील्ड, और उस ग्राफ में आपसे क्या बात होती है उसे भी देखेंगे जी। ज़रा ले जी, एक ग्राफ हम बनाएंगे और ये ग्राफ होगा बिटवीन परसेंटेज यील्ड एंड टेम्परेचर। मैं इस तरफ टेम्परेचर लिख देता हूँ और वाई एक्सिस में हमने क्या लिखा, परसेंटेज यील्ड लिखी। लेट्स सपोज दीज आर द मार्क्स फॉर टेम्परेचर। लेट्स से यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर क्या है जी, 200 है, यहाँ पे आप 400 कह दें, ठीक है, 600 कह दें, 800, और इसी तरह ये आपके पास क्या है 1000, जो भी आप मेजरमेंट लेना चाहें, या बेहतर है कि आप अकॉर्डिंग टू बुक मेजरमेंट लीजिए। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास क्या है, परसेंटेज यील्ड है, 10 है, 20 है, इसी तरह चलते चलते यहाँ पे आपके पास यील्ड क्या हो जाएगी जी, 100 है। तो ये आपके पास परसेंटेज यील्ड है और ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर है। अब स्टूडेंट्स ज़रा आप लोगों ने गौर करना है, वो कहते हैं जी कि जब टेम्परेचर बहुत कम था तो यील्ड आपके पास कितनी आ रही है, यील्ड आपके पास आ रही है मैक्सिमम, यानी कि 100%। और ये किस प्रेशर पे, 100 ATM प्रेशर पे। अब आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर जो था उसे मज़ीद कम किया या टेम्परेचर बढ़ा दिया, और प्रेशर जो था उसे टेम्परेचर बढ़ाते गए, प्रेशर कम करते गए, ठीक है। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो वो कहते हैं जी कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे यील्ड मैक्सिमम होती है लेकिन टेम्परेचर भी आपको बुक में ना सर्कल करके एक पॉइंट दिखाया होगा, वो कहते हैं जी कि इंडस्ट्रियली ये कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, और ये होगा एट 300 ATM। अब इसका मतलब क्या है, बातें ज़रा थोड़ी सी ना बिखर गई हैं, ज़रा बातों को समराइज करते हैं। मैंने कहा जी हाबर प्रोसेस इक्वेशन, ये हमें चाहिए मैक्सिमम यील्ड। यील्ड को मैक्सिमम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका अमोनिया निकालते रहें, ठीक है, बात समझ आती है। दूसरा तरीका प्रेशर बढ़ा दें, बात समझ आती है। तीसरा तरीका क्या है, आप टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ कर दीजिए। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट्स मैक्सिमम हो जाएंगी। हमने ग्राफिकली भी देखा कि जब टेम्परेचर 200 है तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, 100% है। तो इसका मतलब 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। आप कहेंगे जी कि एट 200
केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड हम कह देते हैं जी। यहाँ पे दो बातें थी आपके पास, यील्ड जो थी वो कितनी थी, आपने बताना है कि यील्ड ऑफ NH3 इज इक्वलेंट टू 100%। 100% आपको यील्ड मिल रही है। लेकिन दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट टेक्स वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस काम को कंप्लीट होने में। अब इंडस्ट्रियली ना जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे प्रोडक्ट्स जल्दी बने, जल्दी मार्केट में सेल आउट हो जाएं और हम जल्दी से दोबारा प्रोडक्ट्स बनाते रहें। अब अगर हम क्या करेंगे, इतना लंबा टाइम लेंगे कोई प्रोडक्ट बनने के लिए, तो इट मीन्स कि इकोनॉमिकली ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं कि जहाँ पर कंडीशंस भी हमारे कंट्रोल में हो और टाइम भी कम लगे, यानी कि एक्सपेंसिव भी ना हो, टाइम भी कम लगे और हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिल जाएं। तो ये जो सर्कल लगा के आपको पोजीशन दिखाएगी ना, वो कहते हैं जी कि ये ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग अब लिखूंगा, इंडस्ट्रियली ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है। ऑप्टिमम कंडीशंस किस पर्पस के लिए? अमोनिया की प्रिपरेशंस के लिए। ऑप्टिमम कंडीशंस ये हैं कि हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे तो हम जो हमारे पास टेम्परेचर है उसे मैनेज करते हैं। टेम्परेचर हम रखते हैं जी 200 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 400 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आप इसे केल्विन में देखना चाहें तो 673 केल्विन। ठीक है। प्रेशर हम कितना रखते हैं? प्रेशर हमारे पास होता है बिटवीन 200 टू 300 ATM। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम कैटालिस्ट भी यूज़ करते हैं टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जी, कौन सा जी? आयरन के पीसेस हैं, और इन आयरन पीसेस को हमने एम्बेड कर दिया मिक्सचर में, जो था वो कहीं कहीं एडजस्ट कर दिया। किसके मिक्सचर में? MgO Al2O3 जी। कैटालिस्ट आयरन पीसेस एम्बेडेड इन मिक्सचर, किसका मिक्सचर होगा जी? ऑफ MgO Al2O3 और साथ में SiO2। तो ये आपके पास कैटालिस्ट है। अगर आप ये कंडीशंस रखते हैं तो आपके पास यील्ड मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट्स, सारी कंडीशन, सारी हमारी डिस्कशन यही थी कि किस तरह से हम यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये बात भी ठीक थी, ये बात भी ठीक थी। ये बात जो थी ना, यहाँ पे आके हमने अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाया और फाइनल हमने अपनी ऑप्टिमम कंडीशंस को बता दिया। इसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस करना है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को। किसकी जी? अमोनिया की। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अमोनिया, या आप इसे एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं अमोनिया की। तो सबसे पहले तो 13% जो अमोनिया है, अमोनिया यूज़ होती है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑन अर्थ। ठीक है। 80% अमोनिया यूज़ हो जाती है किस में जी? फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में। इन फर्टिलाइजर्स, और इन फर्टिलाइजर्स में आपको पता है कि अमोनिया के फर्टिलाइजर्स वैसे ही ज़्यादा होती हैं नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र, और अमोनिया इटसेल्फ भी फर्टिलाइज़र ही है। ठीक है। इसके अलावा इस्तेमाल होती है एक्सप्लोजिव्स बनाने में। एक्सप्लोजिव्स के अलावा नायलॉन के फैब्रिक बनाने में एंड इन अदर पॉलीमर्स। तो ये इसके यूजेस हैं जी अमोनिया के। तो ओवरऑल बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने सीखा कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ जो थी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की,
हाबर प्रोसेस को हमने डिस्कस किया और हाबर प्रोसेस के बाद हमने अपनी सारी डिस्कशन आगे लेकर चलते गए और बताया कि किस तरह से हम यील्ड को मैक्सिमम कर सकते हैं। इसी तरह आगे ना प्रिपरेशन आ जाती है SO3 की, बिल्कुल सेम टॉपिक जिस तरह आपने ये लिखा, अगर इसके बिल्कुल नीचे SO3 की आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसकी यील्ड किस तरह मैक्सिमाइज की जा सकती है, सेम तरीके उसके लिए भी होंगे और उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस आपने खुद से बतानी है, ये आपके लिए काम होगा। तो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।